साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 27वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच में 26वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने ग्रुप डी पीवाईक्यू सेट 34 के सभी क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सेट 35 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, किसी भी एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं और साइंस में 100% स्कोर करना चाह रहे हैं, तो ये बैच आप सबों के लिए काफी रामबान होगा। ध्यान में रखिएगा, इस बैच में हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन के साथ साइंस फाउंडेशन की भी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो बेस है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो पाए। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस बैच में जुड़ रहे हैं, ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इस बैच में जुड़ने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, सेट नंबर 35 का, आप सभी गौर फरमाइएगा। पूछ रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात हैं और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बटा V2 और I1 बटा I2 क्रमशः डैश है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों 10 ओम और 20 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो 6 वोल्ट बैटरी के साथ किस क्रम में जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जरा सा गौर फरमाइएगा सर्किट डायग्राम पे। आप कहेंगे ये हमारा दो प्रतिरोध होगा, ये हमारा दो प्रतिरोध होगा, और ये हमारा कुछ इस तरीके से इसमें जुड़ा हुआ बैटरी होगा। अब मेरे मित्र, जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, एक प्रतिरोध 10 ओम का है और दूसरा आपका 20 ओम का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्किट तो आपका यही बनेगा कि 10 ओम और 20 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा है कि इस दोनों प्रतिरोध से जो बहने वाली धारा होगी I1 और I2, उसका अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे कि आप ही ने तो बताया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों से समान धारा बहती है, तो I1 से उतना ही धारा बहेगी जितना I2 से बहेगी। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक चीज तो क्लियर है कि जब I1 और I2 दोनों से समान धारा बहेगी और दोनों जगहों पे धारा का समान परिमाण होगा, तो I1 और I2 का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मेरे मित्र, सवाल ये है कि जैसे ही I1 और I2 का अनुपात 1 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका चला गया, लड़ाई बी और डी में है। अब बी में एक है और आप बी में एक है और सर डी में भी एक है, लेकिन जो V1 और V2 का अनुपात है वो क्या है? अलग अलग है। तो जो V1 और V2 के अनुपात के साथ होगा वही हमारे लिए सही आंसर होगा। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों से बहने वाली धारा तो समान होती है, परंतु जो प्रतिरोध होते हैं उसके विभवांतर अलग अलग होते हैं। प्रतिरोध जो होते हैं उसके विभवांतर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि 10 ओम प्रतिरोध का विभवांतर अपना होगा, 20 ओम प्रतिरोध का विभवांतर अपना होगा। और आप सभी को मालूम है कि सर V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि V1, चूंकि धारा तो दोनों से सेम बहेगी, अब सवाल ये है कि सर कितनी धारा बहेगी? तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध है, ये RS हमारा 30 ओम होगा और वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो I इक्वल टू V बटा आर कहते हैं हम लोग, 6/30। आप कहेंगे 1/5 हो जाएगा, यानी कि धारा का मान 1/5। अब 1/5 धारा 10 ओम से भी बहेगा और सर 20 ओम से भी बहेगा। आप सभी कहेंगे सर V इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 इक्वल टू हम लोग IR1 कहेंगे, और 1/5 धारा है, R1 कितना है? 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि V1 का वैल्यू कितना हो गया? आप कहेंगे 2 वोल्ट। V2 का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहिएगा IR2 1/5 गुना क्या है सर? R2 आपका 20 ओम, 5 चौका 20, यानी कि V2 का वैल्यू आपका 4 वोल्ट हो गया। V1 बटा V2 आपको बताना है मेरे मित्र। आप सभी कहेंगे कि सर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, V1 बटा V2 का रेशियो 1/2, I1 और I2 का रेशियो 1। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से ऐसे सवाल अगर पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा सावधान होकर के सवाल को पढ़ने की जरूरत है, बाद बाकी सवाल आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। पूछा जा रहा है कि वन जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी का क्या कारण है?
आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पारितंत्र है उसमें जितना जरूरी पौधा है उतना ही जरूरी अलग अलग जंतु भी हैं। और ये जो हमारा पूरा पारितंत्र इकोसिस्टम है इसमें सभी जीव मिलकर के प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। तो वन जीव का होना भी हमारे लिए अत्यावश्यक है। अब कहा जा रहा है कि वन जीव की संख्या और प्रजाति में कमी के क्या कारण है। आप अलग अलग न्यूज में सुनते होंगे कि जो हाथी है उसकी संख्या कम हो रही है, शेर की संख्या कम हो रही है, गेंडे की संख्या कम हो रही है, फलाने चिड़ियाघर में 2 जू को अलग जगहों से लाया गया है। अभी कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट चीता चला था। तो ये सब जो चीजें चल रही है वो किस लिए है? तो सर जीवों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए, जीवों की जो प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए। तो आपसे ये कह रहा है कि वन जीवों की संख्या और प्रजाति में कमी के कारण क्या है? मेरे मित्र, पहला है कि चमड़ा और मांस की मांग, बिल्कुल सटीक कारण है। आज के इस अंधे युग में अलग अलग चीजों की जरूरत जो है वो मास लेवल पे है। अब चमड़ा उत्पादन की बात करें तो चमड़ा का बेल्ट लोग पहनेगा, चमड़ा का चप्पल पहनेगा, चमड़ा का जूता पहनेगा। तब इन सब के लिए चमड़ा कहां से लाएगा? तो जो जीव जंतु है उसको मारेगा, उसी का स्किन यूज करेगा। तो चमड़ा और मांस का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं वन जीव की संख्या और प्रजातियों में कमी का एक मुख्य कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो घर बनाने के लिए सर जंगल को साफ किया जा रहा है। आप अपने गांव में देखते होंगे कि जहां बसने का जगह नहीं था वहां भी लोग बस रहा है। और अब तो कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है कि जो आपका गांव है वो दूसरे गांव को छू रहा है। लोग घर बनाते बनाते ऐसे जा रहे हैं। किस लिए सर? तो एक पिताजी के 4-5 लड़के हैं और वो 4-5 जगह घर बना रहे हैं। तो जमीन उतना ही है लेकिन लोग क्या है सर? असीमित संख्या में बढ़ रहे हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जो आपके पास भूमि है उसका उपयोग करेंगे। अब भूमि पे पेड़ पौधे जंगल है तो आप उसको कटाएंगे, तो उसमें जो बीज उसमें जो जीव रहेंगे उसके लिए तो कहीं ना कहीं हानिकारक हुई। तो मेरे मित्र, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान दोनों की कमी होती है, जो भी एक सबसे बड़ा कारण है वन जीवों की संख्या और प्रजाति में कमी का। दूसरा है जंतुओं को संरक्षित क्षेत्र में रखना। अच्छा, जंतुओं को संरक्षित क्षेत्र में इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी प्रजाति बनी रहे। ये वन्यजीव की संख्या और प्रजाति में कमी का कारण नहीं हो सकता है। आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उसका समर्थन करना, आवास से लेना देना है नहीं। अब जो जंगली जानवर है वो जंगल में रहना पसंद करेगा, ओकरा तू अब ले आओगे करलोन के गद्दा पर सुताओगे रात में कि हाँ इस पे तुमको सोना है, सुतेगा, एकदम हग मूत के बराबर कर देगा। अब नेक्स्ट है बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। बाढ़ और भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जीवों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, आप पलक झपकेंगे और बाढ़ आ गया तो आपका पता चला पानी के घर के साथ आप भी बह रहे हैं। तो मेरे मित्र, मुख्य रूप से वन जीवों की संख्या और प्रजातियों में अगर कमी के कारण को देखा जाए तो चमड़ा और मांस की मांग, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, और बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं क्या कर रही है? वन जीव की संख्या और प्रजातियों में कमी का मुख्य कारण बन रही है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 5 ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि आपके पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके चीजों को हल करने का प्रयास करना है। बहुत सारे बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि सर टेस्ट लगाते हैं नंबर नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी जो हमने पीवाईक्यू का सेशन देखना शुरू किया है तो हमारे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जिसको टेस्ट में सर 75 प्लस नंबर आ रहा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है? बताओ, चला ही ना बनता हो। कितना आसान सवाल है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और क्या बना रही है? सर कॉपर और H2O बना रही है। अब पूछ रहा है कि इसमें ऑक्सीकृत कौन हुआ है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम पूरा रिएक्शन ही सॉल्व कर देंगे। कैसे? तो आप सभी कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया किया, क्या बनाया? तो कॉपर प्लस H2O। अब हम यहां पे ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है, किसमें जुटा? हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीजन का निकलना आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग का होना। ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहे हैं? सर रिड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये H2O बना रहा है। तो मेरे मित्र यहां ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, तो आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है। यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है।
मेरे मित्र याद रखना कि ये जो रिएक्शन है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? आप सभी कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होता है। याद रखना आप सभी कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन में कमी होगी। रिडक्शन की बात करेंगे तो आप सभी ये याद रखना कि रिडक्शन के केस में क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा जबकि ऑक्सीजन हटेगा। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में क्या होगी? कमी होगी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम आप सभी कहेंगे प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। मेरे मित्र यहाँ पे आप 3-4 बातें याद रखेंगे। फ्लेमिंग का दायां हाथ पूछा, ये बार बार पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? बाएं हाथ का नियम, तो आप सभी कहेंगे सर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बल की दिशा बताता है। किसको बताता है? बल की दिशा बताता है। मेरे मित्र पूछ देगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या बताता है? तो आप सभी याद रखना कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो है वो सीधी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक। और साथ ही मेरे मित्र याद रखना कि मैक्सवेल का जो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क स्क्रू रूल। जैसे आप स्क्रू देखे हैं ना, उसी तरीके से होता है। और सिंपल मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि मार्कर सीधा धारावाही चालक तार है और अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा है, तो सभी उंगलियां किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम सीधी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? मेरे मित्र जब आप श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान दो चीजें शामिल होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन के दौरान आप वायु को अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन के दौरान आप वायु बाहर छोड़ते हैं। तो एक्सहेलेशन के दौरान ये नहीं होता है कि संपूर्ण वायु आपके फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो फेफड़ा ही संकुचित हो जाएगा। मेरे मित्र जो वायु का रिदम है उसको पकड़ाने के लिए कुछ मात्रा जो वायु का है वो आपके फेफड़ा में उपस्थित होता है, जिसको हम लोग रेसिडुअल अमाउंट यानी कि अपशिष्ट मात्रा के रूप में देखते हैं। और ये सवाल मैंने आपको पीछे के सेशन में भी कराया है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कहा जा रहा है कि जो आपका श्वसन चक्र के दौरान वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है और जो फेफड़ा में हमेशा कुछ मात्रा वायु की होती है, ऑक्सीजन अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहेंगे, यानी कि वायु की अपशिष्ट मात्रा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। यानी कि लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा के बीच में संकरण करवाया गया है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? सभी पौधे लंबे थे, तो आप सभी कहेंगे सर लंबापन का जो गुण था वो प्रभावी था, बोनापन का गुण अप्रभावी। सभी पौधे लंबा था मतलब लंबापन का गुण बोनेपन पर प्रभावी था, हावी था। पहला ऑप्शन है आपका वही कि लंबापन बोनेपन पर प्रभावी है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनक पौधा समयुग्मी था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। समयुग्मी और विषम युग्मी से तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है और जीन के स्वतंत्र अपवन इसको भी नहीं दर्शाएगा।
सिंपल अगर हम लोग मेंडल के प्रयोग की बात करते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे थे उसके जो गुण थे उसमें लंबापन का गुण प्रभावी रूप से देखा जा रहा था। तो मेरे मित्र ये आप याद रखना कि लंबापन का जो प्रॉपर्टीज है, लंबापन के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर। जबकि जो बोनापन का गुण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसको हम प्रभावी लक्षण और साथ ही इसको हम अप्रभावी लक्षण के रूप में देखते हैं। और F1 जनरेशन के जो प्रयोग थे मेंडल के, उसमें लंबापन का गुण क्या था? प्रभावी था, यानी कि डोमिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एम्बिलिका ऑप्सिनेलिसिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। अब जैसे ही च्यवनप्राश बोल दिया तो आप सभी ने च्यवनप्राश खाया ही होगा और उसके एक इंग्रेडिएंट में आंवला जरूर रहता है। तो मेरे मित्र सही आंसर आप कहेंगे च्यवनप्राश बनाया जा रहा है तो आंवला हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि अफीम की बात की जा रही है, तो अफीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेपेबर सोमनिफेरम। अफीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेपेबर सोमनिफेरम। अब नीम की बात की जा रही है तो नीम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है अजाड रेस्टा इंडिका। ठीक है। और अगर हम लोग महुआ की बात करते हैं तो महुआ दारू भी बनता है। अब महुआ पी के लोग एकदम पलटल रहता है, चला मदहोश हो जाता है। देसी शराब, मसालेदार शराब महुआ का बनाया जाता है। तो सर महुआ पी के लोग मदहोश होता है तो याद रखना कि इसका जो रासायनिक नेम होता है वो होता है मधुका लॉन्गिफोलिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंवला का साइंटिफिक नेम, तो आप सभी क्या कहेंगे? एम्बेलिका, जिसका साइंटिफिक नहीं कह रहे, भारतीय स्थानीय नाम आंवला है और साइंटिफिक नेम के रूप में एम्बेलिका ऑप्सिनेलिसिस। तो आंवला का साइंटिफिक नेम एम्बेलिका ऑप्सिनेलिसिस, जिसका भारतीय नाम आप कहेंगे आंवला है। अफीम का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो पेपेबर सोमनिफेरम। और सर आपसे पूछ लेगा नीम का तो अजाड रेस्टा इंडिका। और सर महुआ का पूछेगा तो मधुका लॉन्गिफोलिया। क्या होगा? आप कहेंगे सर साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब मेंडल निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। बिल्कुल सही है सर। मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाया। तो आप कह सकते हो कि आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा की गई। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा जो यौगिक निर्मित हो रहे थे उस पर उन्होंने विशेष ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। और साथ ही मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच में जो संबंध की जांच कहने को कह रहा है, नहीं। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बेस पे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को व्याख्यायित करने का प्रयास करा था, न कि परमाणु क्रमांक। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के बीच संबंधों की जांच की, ये बात बिल्कुल सही है। आपको गलत कथन चूज करना था। ये स्टेटमेंट 3 आपको मिल गया, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बना देगा। मेरे मित्र याद रखना हमेशा कि मेंडलीफ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई। ठीक है। और साथ ही मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें वो तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास किया। और इसके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। और साथ ही मेरे मित्र मेंडलीफ का जो पीरियोडिक रूल था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, एटॉमिक मास पे आधारित था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है। मेरे मित्र मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपसे कि गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी कथन सत्य हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मित्र यहां भी आपको गलत विकल्प चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि इनका उपयोग जो गर्भ निरोधक है, गर्भ निरोध का मतलब क्या हुआ? निरोध का मतलब हुआ रोकना और गर्भ का मतलब हुआ गर्भ। तो सर गर्भ को रोकने की जो प्रक्रिया है वो गर्भ निरोधक कहलाती है।
बहुत सारी प्रक्रिया है, हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। सर बैरियर मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। अब कह रहा है कि जो गर्भ निरोधक उपकरण का इस्तेमाल होता है, अब गर्भ निरोधक उपकरण के इस्तेमाल में हम लोग प्रमुखता से कॉन्डोम को रखते हैं, और अब फीमेल कॉन्डोम भी मार्केट में आने लगा है। तो कॉन्डोम आप कह सकते हो मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि क्या इसके मतलब ये जो 4 ऑप्शन है, क्या इसमें कोई गलत कथन है गर्भ निरोधक के बारे में? पहला है कि इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने और उससे देरी के लिए किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इनका कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होता, ये बात मेरे मित्र गलत है। जो आपका गर्भ निरोधक उपकरण है, चाहे वो हम इसकी बात कर ले, कॉन्डोम की बात कर लें, कॉपर टी की बात कर लें, इन सभी के अपने साइड इफेक्ट हैं, इन सभी के अपने सर प्रभाव हैं। आप कहेंगे सर क्या प्रभाव है, भला कॉन्डोम का क्या प्रभाव हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको लेटेक्स से एलर्जी होती है, और बहुत सारे कॉन्डोम ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म को किल करने की क्षमता होती है। ऐसे कॉन्डोम को हम लोग स्पर्मासाइड कॉन्डोम कहते हैं, यानी कि स्पर्म को सुसाइड करने वाला जो कॉन्डोम होता है, किल करने वाला जो कॉन्डोम होता है, उसको हम लोग स्पर्मिसाइड कॉन्डोम कहते हैं। तो अगर किसी को मतलब इस तरह के मतलब कह सकते हो केमिकल से एलर्जी हो, तो क्या हो सकता है कि सर वो कॉन्डोम महंगा पड़ सकता है। अब दूसरे तरफ कॉपर टी जैसे जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस हैं, वो अगर कोई व्यक्ति भूल जाए कि हमने कभी लगाया था, तो मेरे मित्र संभावना है कि वो पूरे जीवन माना बन पाए। तो इसके जो भी आपका ये मतलब गर्भ निरोधक प्रक्रिया है, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। सभी चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो इसके भी हैं। अब आप ऑरल कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स की बात करो, अनवांटेड 72 का लोग धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है सर, आज के समय में स्त्रियों के बांझपन का कारण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गर्भ निरोधक है उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम ये नकार नहीं सकते हैं कि सर जो गर्भ निरोधक उपकरण है उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जो कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो गलत विकल्प तो आपका ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। नेक्स्ट है कि इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध ही कर रहे हैं। दूसरा है कि जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह भी सही है। तो आप सभी कहेंगे गलत में एक ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, चला कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। अब आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे जाइलम की बात कर रहे हैं, जाइलम की बात कर रहे हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये पौधे का संवहन उत्तक है। क्या है पौधे का? आप सभी कहेंगे संवहन उत्तक है। और अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब मेरे मित्र ध्यान दो, यहां पे सवाल आपसे यह है कि भोजन के संग्रहण के लिए, अब ये आपको याद रखना होगा कि जो जाइलम है उसके अपने कुछ पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? तो सर वाहिनिका है, फिर क्या है, वाहिका है, फिर क्या है सर, जाइलम तंतु है, ठीक है, जाइलम तंतु है, और फिर क्या है, तो सर जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा है। अब मेरे मित्र ये ध्यान रखना कि जाइलम टिश्यू के ये प्रमुख भाग हैं, ये वाहिनिका, वाहिका और जाइलम तंतु और जाइलम जो पेरेन्काइमा है, ये क्या है सर, तो सर जो जाइलम टिश्यू संवहन उत्तक के रूप में कार्य करते हैं उसके महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसमें ये वाहिका और वाहिनिकाएं किसके संवहन के लिए उत्तरदायी है सर, जल के संवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके संवहन के लिए? जल के संवहन के लिए। जाइलम तंतु सपोर्ट देने का काम करती है, जबकि ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है? भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, आप सभी क्या कहेंगे सर, जाइलम पेरेन्काइमा उत्तरदायी है। इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी लेके आएगा। वाहिनिका और वाहिका आप कहेंगे जल संवहन के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए,
आराम से मिला दीजिएगा। कई बार हमने आपको बताया है। क्या कहिएगा गुरुजी? मानव शरीर एक संकीर्ण पीएच के अंतर्गत कार्य करता है और मानव शरीर की जो पीएच होती है वो 7.0 से 7.8 होती है। और अगर हम अम्ल वर्षा की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अम्ल वर्षा की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम होती है। कितनी? 5.6 से कम होती है। और हमारे मुंह में दांत की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाता है। तो मेरे मित्र सही सुमेलित करेंगे तो 7.0 से 7.8 ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक के साथ कौन मैच करेगा? आप कहेंगे गुरुजी सी। अम्ल वर्षा 5.C 2 के साथ कौन मैच करेगा? आप कहेंगे गुरुजी ए मैच करेगा। और 3 के साथ कौन मैच करेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3 के साथ बी मैच करेगा। अब आप देख लीजिए कि एक में आपका ए है जबकि सी होना चाहिए, काट दीजिए। एक में ए है, आप देखेंगे भी नहीं। अब एक में सी है, चलिए ये तो ठीक है। अब 2 का ए है लेकिन यहां 2 का बी है, गलत है। 1 सी 2 ए 3 बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? अब समझना, यहां पे आप सबों को मालूम है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन किससे होता है? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन किससे होता है? आप सभी कहेंगे धमनी से। और हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का वहन किससे होता है? चला, हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का वहन किससे होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी शिरा से। किससे? शिरा से। अब इसमें अपवाद है। क्या है सर? अपवाद है। आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि धमनी में जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है, यानी कि जो फुफ्फुसीय धमनी होते हैं, वो क्या करते हैं सर? अशुद्ध रक्त का वहन करते हैं। और जो फुफ्फुसीय शिरा होता है वो क्या करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। जो सवाल है कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, तो आप सभी ये ध्यान रखना कि हमारा शरीर में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। सर बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले, इस तरह से हम लोग कहते हैं। अब आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे पूरे शरीर से हृदय में जो ब्लड शुद्ध होने के लिए आती है वो किसके थ्रू? सर शिरा के थ्रू। और हमारे हार्ट से जो शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में जाती है वो किसके थ्रू? सर धमनी के थ्रू। अब याद रखेंगे इन सभी में अपवाद। जो पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, जबकि पल्मोनरी शिरा आप कहेंगे सर शुद्ध रक्त का वहन करती है। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है क्योंकि उसे शुद्ध करना है। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिरा में क्या अंतर होगा? तो आप कहेंगे सर फुफ्फुसीय शिरा जो है ये शुद्ध रक्त का वहन करेगा। और आपके पहला ऑप्शन में कि फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रभाव दबाव के साथ होता है, नहीं। फुफ्फुसीय शिराओं में एक छोटी अवकाशिका होती है, बिल्कुल नहीं। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि फुफ्फुसीय धमनी आप सभी कहेंगे सर अशुद्ध रक्त, यानी कि आप कह सकते हो जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता उसका वहन करती है। ये चीज आप सभी ध्यान रखना, अपवाद के रूप में लिख लो कि पल्मोनरी धमनी, जिसको हम लोग फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करती है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है। और दूसरा पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का वहन करती है। पल्मोनरी शिरा क्या करती है? तो आप सभी ये ध्यान रखना कि शुद्ध रक्त का वहन करती है। अच्छा, ये शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त मतलब ये मत समझना कि शुद्ध रक्त मतलब हुआ प्योर। यहाँ पे हम ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन अनुयुक्त मतलब कह सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसको शुद्ध रक्त कहेंगे, और वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 की वर्जिन वनस्पति क्या है? मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली वनस्पति, पादप समुदाय जिसे मानव सहायता द्वारा उगाया गया है, वनीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उगाई जाने वाली वनस्पति, वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा छोड़ा गया। मेरा मित्र वर्जिन वनस्पति, वर्जिन वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि सर वह पादप समुदाय
जो मानव के बिना किसी सहायता से प्राकृतिक रूप से उगा है और मानव उसका उपयोग करना लंबे समय से छोड़ चुका है। आप अपने आसपास में भी बहुत सारे ऐसे पौधे देखते हो, जैसे कि मेरे मित्र अगर आप बात करोगे वो जो धतूरा वगैरह का होता है, तो धतूरा वगैरह तो लोग अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिर इस तरह के भाइट वगैरह होते हैं सर, हम लोगों के बिहार में छोटा छोटा अजीब टाइप का वो बांस का जो पूरा बगीचा रहता है उसमें देखने को मिलता है। तो आप वर्जिन वनस्पति यानी कि वर्जिन वेजिटेशन की जब भी चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये पौधों का वैसा समुदाय होगा जिसको मानव उगाने के लिए मेहनत ही नहीं किया होगा और मानव इसको बहुत लंबे समय से छोड़ चुका होगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है। पहला चीज तो यह ध्यान रखना कि साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H10 होगा। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। चला, प्रत्येक कार्बन सभी के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होगा और प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे। आप सभी ध्यान रखना, ठीक है, आप सभी ध्यान रखना। अब ध्यान दो यहाँ पे कि प्रत्येक कार्बन को अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 में सिंगल बॉन्ड हो गए। अब प्रत्येक यहाँ पे आप देखोगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। क्या पूछा कि साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या, तो आप सभी कहेंगे सर 15 बिना किसी लाग लपेटा के। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा। भैया ये कांच की पट्टी है और इस पे कोई प्रकाश की किरण इसके अभिलंब के अनुदिश गिर रही है, तो जैसे आएगी वैसे ही जाएगी। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हमारा आपतन कोण होगा और जो हमारा परावर्तन कोण होगा ये दोनों जीरो हो जाएगा। एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, आप कहेंगे जीरो। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख अक्ष पर, सॉरी किसी उत्तल लेंस कह रहे हैं, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। मेरे मित्र ध्यान से समझना, कह रहा है कि वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा अवतल दर्पण है और अकॉर्डिंग टू यह सवाल हम ये कहते हैं कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अब वक्रता केंद्र कहां होगा। आप कहिएगा गुरुजी 30 सेंटीमीटर पर। कितना पर, 30 सेंटीमीटर पर। अब क्या रहा है कि वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। आप कहिएगा वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तब प्रतिबिंबो वक्रते केंद्र पर बनेगा, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दूरी समान। कितनी, आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। बताओ, सोचना पड़ेगा इसके लिए, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है ऐसे सवाल में। अगर आपने सर जो 5 सितंबर को मैंने न्यूमेरिकल वाली वीडियो डाली थी 1 घंटे की, उसको देखा होगा तो आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर टिक किए होंगे। सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ऐसे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बशर्ते आपका कंसेप्ट, आपका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। बहरहाल अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है। इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर जब ये समूह 2 से संबंधित है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमारा 2 होगा, समूह 1 होता तो 1 होता, तो हमको तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 क्षर चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए में 6 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। मान लो कि चला ये हमारा कोई एक बार मैग्नेट है, क्षर चुंबक जिसको कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये ए है, तो इसमें कह रहा है कि 6 रेखाएं इसके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। 1 सर 2 फिर 3 4 सर 5 फिर 6, ऐसे और भी होगा। ऐसे आप लोगे तो 4 5 6 इस तरीके से, मतलब ए में कितनी है सर 6, ए में कितनी रेखाएं हैं 6। और ध्यान देना यहां पे भी 2 4 1 5, एक और बना लेते हैं 6। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट एक जगह बस कर रही है, तो ये चीजें गलत हो जाएगा।
ठीक है, थियोरेटिकली तो गलत हो जाएगा चला, और गलत तो हम हर संभव में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, और यहाँ पे इस वाली लाइन को यहाँ मिलाएंगे, और यहाँ पे इस वाली लाइन को और यहाँ पे। अब मान लो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसमें कितनी 6 रेखाएं। अब दूसरा है आपका दूसरा क्षर चुंबक है ये बी, जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सर एक रेखा, दो रेखा और सर 3 रेखा इसमें दिखाई जा रही है, 3 रेखा से इसको सर रिप्रेजेंट की जा रही। तो क्या रहा है कि बी में इसकी उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकल रही है, तो ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से डैश होगी। क्या कहिएगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, और ए में 6 है और बी में 3, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो संख्या ए में है वो बी की दोगुनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य भी क्या होगा सर, ए की बी से दोगुनी होगी। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि जो बी की सामर्थ्य होगी, जो बी की सामर्थ्य होगी वो ए की दोगुनी होगी। यहां पे कहा जा रहा है, एक मिनट, कि ए में 6 रेखाएं हैं, ठीक है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करी और बी में इसकी उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है। अच्छा, ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से डैश होगी, तो आप सभी कहेंगे कि जो ए की सामर्थ्य है वो बी की सामर्थ्य की दोगुनी होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाएगा। आप कहेंगे सर सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में लिख लो चला सिल्वर क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कहां होगा। आप सभी याद रखना, वोटिंग इंक में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/RP इक्वल टू हम लोग 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 कह ही सकते हैं। 1/RP इक्वल टू चला 8 12 24 का एलसीएम लोगे तो 48 आएगा, 8 6 के 48, 12 चौका 48, 24 दूना 48, 6 4 10 2 12/48, ये 12 एकम 12, 12 चौका 48, 1/RP इक्वल टू 1/4। RP इक्वल टू कितना हो जाएगा चला सर जी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। आप सभी कहेंगे विसरण की प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि जलीय पौधे द्वारा जो उसके मेटाबॉलिज्म अपशिष्ट बाहर निकलेंगे उसमें डिफ्यूजन क्या करेगा सर, अहम रोल प्ले करेगा। अगला है परासरण। तो याद रखना कि परासरण की प्रक्रिया तभी होगी जब जो तरल पदार्थ है उसका संवहन किसी झिल्ली युक्त संरचना से हो, तब हम लोग उस केस में क्या कहेंगे सर, ऑस्मोसिस हो रही है, यानी कि परासरण हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। अब यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मित्र यहां पे एग्जैक्ट प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु तो आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, लेकिन फोकस से 10 सेंटीमीटर आगे है। ऐसे में प्रतिबिंब कितना दूरी पे बन रहा है ये तो निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F इक्वल टू आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर। सर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब दूरी V इक्वल टू व्हाट। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1 चला -20 हो जाएगा, 1/V प्लस -30। अब ध्यान देना कि 1/-20 प्लस माइनस माइनस है ना, आएगा था। आप कहिएगा सर 30, 1/V, 20 और 30 का एलसीएम लो चला, 10 से लगाओ, 10 दूना 20, 10 तिया 30, सर 60 हो जाएगा ना, 20 तिया 60, 30 दूना 60, ये हो जाएगा -1/60। V इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। देख लीजिए है क्या, आप सभी कहेंगे कि सर माइनस साइन है तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, क्योंकि अगले ऑप्शन में भी 60 सेंटीमीटर है लेकिन वहां पे आभासी लिखा हुआ है, देख लेना। अगला सवाल देखो। अच्छा अगला सवाल नहीं है, इसमें टोटल 23 सवाल थे और मेरे मित्र सेट 35 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करेंगे कि आप सभी सवाल को समझ पाए होंगे।
साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।